Hello everyone, Sociomanic this side. Welcome back to my channel. In today's class we'll discuss chapter 2 of history of class 9, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. Look, I have also told you earlier that history plays an important role in the life of a person. बेसिकली हमें हिस्ट्री सिखाती है कि जो भी पास्ट में हुआ है उससे किस तरीके से हम प्रेजेंट में चीज़ें सीख सकते हैं. The topics we'll discuss in today's class are the age of social change, the Russian Revolution, the February Revolution in Petrograd, what changes after October, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. Right, so let's start. First of all, before starting the topic, the age of social change, I want to tell you that we have learned so many things from French Revolution. जैसे हमने बात की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में एस्टेट्स थे, किंग लुइस का रूल था, क्लर्जी, नोबिलिटी वर देयर, वी हैव गॉट द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरा इफ़ेक्ट जो था उसका यूरोप और एशिया पर भी उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला. आई कैन से ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन देयर वर लॉट्स ऑफ चेंजेस in Europe and Asia. What kind of changes occur? Look, society got divided into groups of people. अब जो सोसाइटी थी, यूरोपियन सोसाइटी, वो 3 हिस्सों में बट चुकी थी. कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स. कौन थे ये लोग? ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेटिव्स कौन थे. देखो, कंजर्वेटिव्स वो लोग थे जिन्होंने जो चेंजेस एक्सेप्ट करने से डरते थे. एक तरीके से इनका मानना था कि चेंजेस ज़रूरी हैं, लेकिन चेंज जो है वो एक स्लो प्रोसेस से आना चाहिए. राइट. देन कम्स लिबरल्स. लिबरल्स कौन लोग थे? लिबरल्स वो लोग थे जो एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पर सभी धर्मों की रिस्पेक्ट हो, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो, मोनार्की ना हो. राइट. और ये चाहते थे कि देयर विल बी नो वोटिंग राइट्स टू वुमेन. विमेन को वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए. इनके अकॉर्डिंग वोटिंग राइट्स सिर्फ उन्हीं मेन को होने चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है. राइट. देन कम्स रेडिकल्स. अब रेडिकल्स कौन थे? ये क्या सोच रखते थे? बेसिकली ये एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो हमेशा मेजॉरिटी की हो, मतलब जहाँ पर जिन लोगों की मेजॉरिटी हो वही सरकार बनाए. नो राइट्स टू रिच. इनके हिसाब से रिच लोगों को कोई प्रिविलेजेस, कोई राइट्स नहीं होने चाहिए. दे वॉन्ट टू गिव राइट्स टू वुमेन. इन्होंने बात कही कि विमेंस को राइट्स होने चाहिए. देन दे सेड देयर शुड बी बैलेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है एक बैलेंस होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिच लोगों के पास ही हो. देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. बेसिकली जो आइडिया था सोशलिज्म का वो अब बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था यूरोप में. पूरे यूरोप जो था वो यही बात कर रहा था कि किस तरीके से सोशलिज्म लाया जाए. देन industrial society and social change we have to talk about. Look, due to industrial revolution and railways, new cities and factories formed. Now everybody started working in it. All men, women, children, हर कोई जो था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था. But some issues were there like sanitation, housing, unemployment. अब इन issues को sort out करने के लिए कौन आगे आया? तो इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए लिबरल्स और रेडिकल्स ये लोग आगे आए. ठीक है. दे गॉट द आइडिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स एंड इंडस्ट्रीज़. इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो हैं लोगों को, वर्कर्स जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे. ठीक है. और इनकी खुद की प्रॉपर्टी थी, इनके पास इंडस्ट्रीज़ थी. तो ये चाहते थे कि इससे जब एम्प्लॉयमेंट होगा वर्कर्स का तो वो लोग भी खुश रहेंगे और ऑटोमेटिकली अपलिफ्टमेंट होगा सोसाइटी का. ठीक है. इनको कुछ नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया. अब नेशनलिस्ट ने जैसे सपोर्ट किया तो उसमें बेसिकली जो इटालियन नेशनलिस्ट एक बहुत फेमस है गिउसेप्पे मैज़ीनी. ठीक है. इन्होंने ही स्प्रेड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म थ्रू हिज आर्टिकल्स. बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जिन्होंने इसमें बात कही कि नेशनलिज्म होना चाहिए. और इन्होंने ये भी बोला कि देयर शुड बी एंड टू मोनार्की. जो किंग रूल है उसको ख़त्म होना चाहिए. राइट. देन कम्स द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप. अब सोशलिज्म किस तरीके से यूरोप में आया? देखो, अब बहुत ज़्यादा मैंने अभी आपको बताया
सोशलिज्म का जो आइडिया था वो पॉपुलर हो रहा था, लोग इक्वल राइट्स की डिमांड कर रहे थे। जो सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ रिच तक लोगों तक ही ना रहे, ठीक है। सो दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। देन दे टॉक्ड अबाउट कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट। According to it, right to control property lies with a society, not to an individual. इन्होंने बात कही कि कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब सभी लोगों के हित में बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्सन है उसी के पास प्रॉपर्टी रहे, ठीक है। देन वॉट वुड बी द बेसिस टू कंस्ट्रक्ट सोसाइटी। इन्होंने बात कही कि क्या ऐसे बेसिस होने चाहिए जिस पर सोसाइटी बने। तो अब हमें डिस्कस करने हैं कुछ व्यूज़, कुछ सोशलिस्ट के व्यूज़ हमें डिस्कस करना है। द फेमस आई कैन से सम फिलोसफर्स ऑफ दैट टाइम, यू कैन से अलग अलग लोगों के फिलोसफर्स के व्यूज़ हमें पढ़ने हैं। द फर्स्ट वन वॉज रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन कौन थे? ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। ही गेव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव कम्युनिटी। इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी की बात कही, राइट। He also thinks about making a cooperative community named New Harmony, ठीक है। इन्होंने बात कही कि हम एक नई कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाएंगे, और वो इन्होंने सोचा कि हम इंडियाना में, सोच लिया था इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का इंडियाना में, जिसका नाम इन्होंने दिया न्यू हार्मनी। कीप दिस थिंग इन योर माइंड स्टूडेंट्स, राइट। देन कम्स ल्यूइस ब्लॉन्क। ल्यूइस ब्लॉन्क कौन थे? देखो, ल्यूइस ब्लॉन्क जो थे ये चाहते थे कि रिप्लेसमेंट होना चाहिए कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी से। मतलब कोऑपरेटिव और ये कोऑपरेटिव्स जो है वो काम कैसे करेंगे, किसके लिए काम करेंगे? बेसिकली कोऑपरेटिव वर्क्स टू मेक एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन बनाएंगे और सारा का सारा काम उस एसोसिएशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जहाँ पर हर कोई जो है काम करेगा प्रोडक्शन के लिए, और जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग लोगों को पे किया जाएगा, राइट। लुक, आफ्टर दैट कार्ल मार्क्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम आई कैन से, सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है कार्ल मार्क्स। इनके हिसाब से भी सेम थिंग ही सेड कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा कि इफ़ अ कंट्री वांट्स टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द वर्कर देन देयर शुड बी नो कैपिटलिज्म एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन्होंने बात कही कि अगर एक देश अपने वर्कर्स की कंडीशन को सुधारना चाहता है तो कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिस्ट सोसाइटी। इन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाने की बात कही। देन सोशलिस्ट फॉर्म एंड सेकेंड इंटरनेशनल। व्हाट इज सेकेंड इंटरनेशनल? क्या था ये सेकेंड इंटरनेशनल? ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो बेसिकली काम कर रही थी वर्कर्स को प्रोटेस्ट करने के लिए, वर्कर्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए। देखो, उस टाइम पर जो वर्कर्स थे उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं थे, उनके वर्किंग कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उनको पे भी अच्छा नहीं मिलता था, ठीक है। देन वर्कर्स एसोसिएशन जर्मनी और इंग्लैंड में बनी। ये जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़नी है, आपको याद करनी है। बेसिकली जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन थी इसने काम किया किसके साथ? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, और इसने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी जीते। आफ्टर दैट दे स्टार्ट फाइटिंग फॉर रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट। In 1905, establishment of political parties like Labour Party in Britain, Socialist Party in France. These are the names some parties that were formed at that time. उस टाइम पर ये दोनों पार्टी बनी थी, लेकिन अभी भी यूरोप में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। कौन लीड कर रहा था? ओनली लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स वर देयर। कोई भी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है, जैसे वो रूल करती है और वो बेसिकली रन करती है एक देश को, और उसके हिसाब से हर किसी को वर्क करना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी भी कौन लीड कर रहा था? लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, राइट। आफ्टर दैट द सेकेंड टॉपिक कम्स हियर, दैट इज द रशियन रेवोल्यूशन। देखो किस तरीके से अब रशिया में लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जो भी उनके साथ में गलत चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर अभी हमने वर्कर्स की कंडीशन देखी, राइट। नाउ वी हैव टू टॉक कि रशिया की क्या हालत थी उस टाइम पे यूरोप में, रशिया किस तरीके से वर्क कर रहा था। रशिया में आपको भी मैंने बताया था, जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा कि 1774 में बोर्बन फैमिली का रूल था। इसी तरह 1914 में यहाँ पर रशिया में
रोमनॉव फैमिली का रूल था। और किंग कौन थे मोनार्की में? ज़ार निकोलस II। उस टाइम की अगर हम इकोनॉमी और सोसाइटी की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 85% पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन एग्रीकल्चर, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। रशिया जो था बेसिकली बहुत बड़ा एक एक्सपोर्टर बन गया था फूड ग्रेन्स का, और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर दो ही जगह पर थी, सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में। ये दोनों सिटीज़ हैं रशिया की। ओके, मेन प्रोडक्शन किया जाता था कोल, स्टील, आयरन का। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे अब तो यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इकॉनमी भी अच्छी ग्रो कर रही थी। लेकिन 1896 में और 1902 में बहुत स्ट्राइक्स भी हुई टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्रीज़ में। रीज़न क्या था? रीज़न मैंने आपको बताया कि जैसे वर्कर्स की कंडीशन थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो स्ट्राइक शुरू हो गई थी। अब हमें बात करनी है किसकी? कंट्री साइड की, ठीक है। देखो, कंट्री साइड की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर प्रॉपर्टी जो होती थी ना, जो लैंड थी एक तरीके से, वो मोनार्क्स की, नोबिलिटी, ऑर्थोडॉक्स चर्च, इन सभी की होती थी, ठीक है। लेकिन जो लैंड कल्टीवेशन था वो किसको दिया जाता था? पीजेंट्स को दिया जाता था। मतलब जो वो लैंड पर प्रोडक्शन करते थे वो होते थे पीजेंट्स। लेकिन पीजेंट्स की बहुत हालत ख़राब थी, पीजेंट्स की भी कैटेगरी थी, ठीक है। रशियन पीजेंट्स जो थे वो चाहते थे कि वो कैप्चर कर ले लैंड, तो उन्होंने लैंडलॉर्ड्स का मर्डर करना शुरू कर दिया, राइट। दे हैव स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग लैंड्स, देन देयर वाज अ आइडिया ऑफ सोशलिज्म कम्स। मतलब यहाँ पर पीजेंट्स की सिचुएशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी हमने वर्कर्स की बात करी, फैक्ट्री वर्कर्स की। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट पीजेंट्स। पीजेंट्स की हमें बात करनी है कि रशिया में अगर हम कंट्री साइड में फार्मर्स की बात कर रहे हैं, पीजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने लैंड कैप्चर करने शुरू कर दिए, ठीक है। देन अब सोशलिज्म का आइडिया जो था वो रशिया में भी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा। सोशलिज्म इन रशिया। बिफोर 1914 ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल। इन 1898 with the influence of idea of Karl Marx, the Russian Revolution, the Russian Social Democratic Workers Party formed. Look, अब कार्ल मार्क्स के आइडिया से सपोर्ट करते हुए ये एक पार्टी बनाई गई जिसका नाम था द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। 1900 में ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी ये बनाई गई। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग पार्टीज़ बन रही हैं, स्ट्रगल चल रहा है सोशलिज्म के लिए। इनका बेसिकली मोटिव था कि ये जो लैंड है नोबल्स की ये पीजेंट्स को दे दी जाए। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए। लेकिन सोशल डेमोक्रेट्स जो थे उन्होंने इसको अपोज किया कि हम किस तरीके से नोबल्स की लैंड पीजेंट्स को दे सकते हैं, क्योंकि पीजेंट्स भी कोई एक नहीं है, उनकी भी कैटेगरीज हैं। कुछ पीजेंट्स ऐसे हैं जो रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ लैंड ऑनर्स हैं, कुछ लेबरर्स हैं। तो ये जो आइडिया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लैंड का, ये ठीक नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा। तो अब जो ये हमारी सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये बट गई, दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ बोल्शेविक्स थे और दूसरी तरफ मेंशेविक्स थे। देखो, जो बोल्शेविक्स थे इसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। बेसिकली जो व्लादिमीर लेनिन थे ये बिलीव करते थे रिप्रेसिव सोसाइटी में। रिप्रेसिव सोसाइटी का मतलब एक तरीके से जिनको कंप्लीट फ्रीडम नहीं होती, सिर्फ जो डिसिप्लिन लोग हैं वही काम कर सकते हैं। इसका मतलब था व्लादिमीर लेनिन की ये पॉलिसी थी कि जो लोग डिसिप्लिन लोग हैं, जो काम करेंगे, वही मेरी पार्टी में आए, अदरवाइज नो एंट्री। देन कम्स मेंशेविक्स। मेंशेविक्स कौन थे? मेंशेविक्स वो लोग थे जो सबके एंट्री में बिलीव करते थे कि ठीक है, एनीबडी कैन ज्वाइन अस, कोई भी हमें ज्वाइन कर सकता है। Then comes the important thing, students, 1905 revolution, जिसने आप कह सकते हो रशियन रेवोल्यूशन में और सोशलिज्म में यूरोप में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। क्या था ये 1905 रेवोल्यूशन, जिसको हम ब्लडी संडे भी बोलते हैं? देखो, जो हमारे लिबरल्स थे वो चाहते थे कि मोनार्की ना आए। जो हमारी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी थी और ये जो सोशल डेमोक्रेट्स थे ये चाहते थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए।
ठीक है, इन्होंने कही कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब इनको सपोर्ट किया पोलैंड नेशनलिस्ट और जेडेडिस्ट ने। देखो पोलैंड नेशनल और जेडेडिस्ट कौन थे? जो चाहते थे कि मॉडर्नाइज इस्लाम होना चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये बात आपको याद रखनी है, जेडेडिस्ट और पोलैंड नेशनलिस्ट कौन थे? जो मॉडर्नाइज इस्लाम की बात करते थे। देन व्हाट हैपन्स इन 1904 प्राइसेस ऑफ गुड राइजेस, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई गुड्स की। इनकम गॉट रिड्यूस बाय 20%, इनकम भी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से वर्कर्स का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद एक असेंबली थी, असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, इसको ज्वाइन करने के लिए फैक्ट्री में से कुछ वर्कर्स को निकाल दिया गया फोर्सफुली। 4 वर्कर्स डिटेन फ्रॉम पुटिलोव फैक्ट्री। ठीक है, पुटिलोव फैक्ट्री से इनको 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया। अब जब इनको निकाला तो बाकी के सारे वर्कर्स भड़क गए। इन सभी ने मिलकर स्ट्राइक कर दी। अराउंड 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में इन्होंने स्ट्राइक कर दी। और इनकी बेसिकली डिमांड्स क्या थी? इनकी डिमांड्स थी कि वेजेस बढ़ा दिए जाएं, लेस वर्किंग आवर्स होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव होनी चाहिए। और इसको सपोर्ट किसने किया, लीड किसने किया इसको, स्ट्राइक को? फादर गैपॉन। हियर यू कैन चेक हिज पिक्चर, आई हैव पेस्टेड हियर, फादर गैपॉन। ओके, तो अब ये जो स्ट्राइक थी ये विंटर पैलेस पहुंच गई। विंटर पैलेस इज़ इन रशिया। ओके, और ये स्ट्राइक जो थी अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। ज़ार ने बोला कि अब पुलिस को कि कंट्रोल देम, तो अब इनको कंट्रोल करने के लिए अराउंड 100 पीपल डाइड, 300 वाउंडेड। ठीक है, 100 लोग मर गए, करीब करीब 300 लोग घायल हो गए। तो ये जो पूरा इंसिडेंट रहा इसको बोला जाता है ब्लडी संडे। द डे वॉज संडे, संडे था उस दिन, तो इसीलिए इसको ब्लडी संडे बोला जाता है। और इनकी बेसिकली डिमांड थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी थी और ये हमारे सोशल डेमोक्रेट्स जो थे ये चाहते थे कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। नाउ ये सारी सिचुएशन ज़ार निकोलस ने ऑब्जर्व की और उसने डिसाइड किया कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया जाएगा। देखो उसने रूल ख़त्म नहीं किया अपना, उसने कंसल्टेशन के लिए सबकी बात मानते हुए कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तो उसने एक पार्लियामेंट बनाया। हियर यू कैन चेक डूमा। ठीक है, डूमा इसने बनाया। लेकिन ये जो डूमा था इसको 75 डेज़ के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया गया, डिज़ोल्व कर दिया गया, अराउंड 75 डेज़, राइट। और उसके बाद सेकेंड डूमा बनाने में भी इतना टाइम लग गया। ठीक है, ज़ार इलेक्टेड डूमा थर्ड। अब डूमा थर्ड इसने बनाया ज़ार ने। बेसिकली इसमें इसने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस रखे और लिबरल्स को, रेडिकल्स को राइट ही नहीं दिए। देखो कंजर्वेटिव्स मैंने आपको बताया वो लोग थे जो चाहते थे कि चेंज बहुत स्लो होना चाहिए, जल्दी से चेंज में विश्वास नहीं रखते थे। तो जब वो लोग चेंज में विश्वास नहीं रखते तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेंगे ज़ार को। ठीक है, तो इसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। देन कम्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। अब इसके बाद क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है जिसमें ऑब्वियसली रशिया भी पार्टिसिपेट करता है। जो रशियन बेसिकली एम्पायर था उसको बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। सबसे पहले हमें बात करनी है कि ये किस किस के बीच में हुआ, राइट। तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट बिटवीन 2 अलाइंसेस, 2 अलाइंसेस थे, ग्रुप्स थे। फर्स्ट सेंट्रल पावर्स जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये 3 देश थे। और फिर अलाइड पावर्स जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ये 3 देश थे। देखो अब जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इसमें रशियन सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। लोगों को खाने के लिए खाना नहीं था क्योंकि सारा का सारा पैसा जो था वो वॉर में लग रहा था। ठीक है, तो लोगों ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। और इवन ज़ार जो था अब उसने डूमा की सुननी भी बंद कर दी थी। तो अब लोगों में एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे थे। जो ऑस्ट्रिया और जर्मन थे, इन्होंने रशिया को बुरी तरीके से हराया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो सेंट पीटर्सबर्ग सिटी थी रशिया की, इसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया। रशिया उस टाइम पर इतने ज़्यादा लॉस में था, इस अराउंड 7 मिलियन पीपल डाइड, 3 मिलियन रिफ्यूजीज केम, सोल्जर्स डिनाइड टू फाइट, फूड प्राइसेस राइजेस, इंडस्ट्रीज क्लोज, रेलवेज ब्लॉक। सो अल्टीमेटली आई कैन से द
whole situation of Russia completely damaged. ओके, वॉज कम्प्लीटली डैमेज. इतना बुरा हाल हो चुका था रशिया का कि अब सॉल्यूशन नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे. अब क्या होगा, अब फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आपने ब्लडी संडे पढ़ा, लोगों के बीच में मन में आक्रोश था उसको लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे, बहुत ज़्यादा लोग घायल हो गए थे. तो अब होगा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रैड. पेट्रोग्रैड, यू हैव टू रिमेंबर द अर्लियर नेम वॉज सेंट पीटर्सबर्ग. Okay, so you can say here St. Petersburg. Okay, what happened there? In 1917, river Neva divide the city into two parts. देखो, एक रिवर थी जिसने पेट्रोग्राड को दो हिस्से में बांटा हुआ था. लेफ्ट साइड की अगर हम बात करें तो लेफ्ट साइड पर सारे लैविश, यू कैन से लैविश लोग रहते थे. लैविश मीन्स fashionable group was there, official buildings were there, winter palace was there, Duma was there. तो यहाँ सब रिच लोग थे एक तरीके से. और राइट साइड पर फैक्ट्री वर्कर्स वर देयर. ठीक है, उनके क्वार्टर्स थे. तो सारा फूड शॉर्टेज या कोई भी प्रॉब्लम होता था तो ये उनको वहाँ पर सहन करना पड़ता था. अब क्या हुआ कि ज़ार जो था वो ख़त्म करना चाहता था डूमा को, लेकिन जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने इसको अपोज किया. 22 फरवरी सिचुएशन ऑफ लॉकआउट इन अ फैक्ट्री क्रिएटेड. ठीक है, एक लॉकआउट की सिचुएशन क्रिएट हुई जिसमें ओनर सेड कि वर्कर्स जितने भी हैं अब वो काम नहीं करेंगे. तो वर्कर्स ने स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी. और इसके बाद इस लॉकआउट के बाद अराउंड वर्कर्स डिक्लेयर्ड स्ट्राइक इन 50 अदर्स फैक्ट्रीज ऑल्सो. मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक्स वर लीड बाय विमेन. ज़्यादातर जो स्ट्राइक्स थी उसमें विमेन्स ने लीड की. और इसी दिन से 2 फरवरी से 1917 से यहाँ पर इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाने लगा. राइट, दिस स्ट्राइक वेंट टू मेन स्ट्रीट ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, दैट इज नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट. अब ये जो स्ट्राइक थी ये सेंट पीटर्सबर्ग पहुँच गई, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट. ठीक है, हेयर वर्कर्स कैप्चर्ड फैशनेबल सोसाइटी एंड बिल्डिंग, दैट्स वाई गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड कर्फ्यू. अब लोगों ने फैशनेबल सोसाइटी को कैप्चर कर लिया, बिल्डिंग्स को कैप्चर कर लिया, तो सरकार ने यहाँ पर कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया. ऑन 24 एंड 25 फरवरी सिचुएशन वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि सरकार को आर्मी बुलानी पड़ी. गवर्नमेंट कॉल्ड कैवलरी एंड पुलिस ऑन 25 फरवरी 1917 एंड ऑन दैट डे डूमा सस्पेंडेड. डूमा को सस्पेंड कर दिया गया, पूरी तरीके से डूमा को ख़त्म कर दिया गया. नाउ द पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट बेसिकली गवर्नमेंट स्टार्टेड. ठीक है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पब्लिक प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए अगेंस्ट कैवलरी, बट दिस टाइम सोल्जर्स सपोर्टेड पीपल. देखो, दोबारा से जब डूमा को ख़त्म किया गया तो ज़ार ने बुलाई, बेसिकली कैवलरी बुलाई. और कैवलरी जो थी, लेकिन इस टाइम सोल्जर्स ने भी लोगों को सपोर्ट किया. ठीक है, एक नई काउंसिल बनाई गई जिसको नाम दिया गया द पेट्रोग्राड सोवियत. द पेट्रोग्राड सोवियत. और इसमें जो सोल्जर्स थे और वर्कर्स थे इन्होंने हाथ मिला लिए. ठीक है, सोल्जर्स एंड वर्कर्स जॉइन हैंड एंड क्रिएट अ काउंसिल, दैट इज द पेट्रोग्राड सोवियत. देन ऑन 2 मार्च 1917 ज़ार लेफ्ट द थ्रोन एंड बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म्ड. ठीक है, ज़ार ने अपना राजगद्दी छोड़ दी और सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स ने मिलकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई. राइट, आफ्टर दैट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड ड्यू टू दिस फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन मोनार्की रूल हैज़ एंडेड फ्रॉम रशिया. रशिया से पूरी तरीके से मोनार्की रूल ख़त्म हो गया. लोग हम बेसिकली यही जानेंगे इसमें अपने इस चैप्टर में कि किस तरीके से पहले मोनार्की होती है, देन रिवॉल्यूशन के बाद मोनार्की रूल ख़त्म हो जाता है, किस तरीके से गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके से कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी कोई पावर में आती है और फिर से यहाँ पर सोवियत यूनियन फॉर्म होती है. नाउ वी हैव टू लर्न अब आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, व्हाट हैपेंड आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन. फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ? लुक, द रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद जब ज़ार ने अपनी राजगद्दी छोड़ दी और प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई
तो जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशन पे रिस्ट्रिक्शंस थी उन सभी को हटा दिया गया। सोवियट्स वर सेट अप एवरीवेयर इन रशियन सोसाइटी। सोवियट्स बनाए गए। व्लादिमीर लेनिन जो थे इन्होंने अपना अप्रैल थीसिस दिया। व्हाट वाज अप्रैल थीसिस? देखो अप्रैल थीसिस में इन्होंने 3 डिमांड रखी, जिसमें इन्होंने बोला फर्स्ट डिमांड क्या थी कि क्लोजर ऑफ वॉर्स, लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए। सेकेंड बात इन्होंने बोली ट्रांसफ़र ऑफ लैंड टू पीजेंट्स, जितने भी लैंड है नोबल्स के पास है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दी जाए। फिर उन्होंने बात की नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरियाज़ में फैक्ट्रीज कमिटीज़ बनाई गई, ट्रेड यूनियंस और सोल्जर्स कमिटीज़ बनाई गई। ठीक है, इसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई, दैट इज़ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। इस मीटिंग में अराउंड 500 सोवियट्स पार्टिसिपेटेड, 500 से भी ज़्यादा सोवियट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और बेसिकली रशियन गवर्नमेंट जो थी वो अब ये सोचने लग गई थी कि लोग जो हैं वो बोल्शेविक्स पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट ने मना कर दिया वर्कर्स को कि आप फैक्ट्रीज़ में काम नहीं करोगे, और इन्होंने कैप पकड़ना शुरू कर दिया जितने भी बोल्शेविक लीडर्स थे। ठीक है, तो अब बोल्शेविक लीडर्स छुपना शुरू किया, उन्होंने, वो नहीं चाहते थे ऐसा, तो बहुत सारी कमिटीज़ बनी गई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दूसरी तरफ कंट्री साइड में। इन जुलाई एंड सेप्टेम्बर विद द हेल्प ऑफ सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज पीजेंट्स स्टार्टेड कैप्चरिंग लैंड। तो इस टाइम जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी कंट्रोल में कह सकते हो आप, चेंजेस आए, लेकिन अभी बोल्शेविक पार्टी जो थी वो स्ट्रांग हो रही थी। राइट, लेनिन जो है व्लादिमीर लेनिन वो पावर में आ रहे हैं। इसके बाद होगा द अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 वी हैव टू डिस्कस। सो अब 2 लोग हैं, एक तरफ पावर में प्रोविजनल गवर्नमेंट है और दूसरी तरफ बोल्शेविक पार्टी है, दोनों के अपने अपने तरीके हैं। व्लादिमीर लेनिन ये सोच रहे थे कि प्रोविजनल गवर्नमेंट अब पावर में आ रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कर दे, स्टैब्लिश कर दे। तो लेनिन ने सोवियट्स और फैक्ट्रीज वर्कर्स बेसिकली दोनों के साथ मिलकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर दिया। ऑन 16 अक्टूबर 1917 पेट्रोग्राड एंड बोल्शेविक डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश सोशलिस्ट पावर इन रशिया। लियोन ट्रॉट्स्की जो थे इन्होंने मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई और इस कमेटी ने रिवोल्ट कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी हुई थी ऑन 24 अक्टूबर 1917 मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी रिवोल्टेड अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट। राइट, लुक व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की वो पेट्रोग्राड को छोड़ के चले गए। इन्होंने कोशिश की सोल्जर्स को बुलाने की, रिवोल्ट को हैंडल करने की, लेकिन ये जो कमेटी थी इसने मिनिस्टर्स को ही अरेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन सबको सीज़ कर लिया गया, विंटर पैलेस को सीज़ कर दिया गया ऑरोरा शिप्स की हेल्प से। तो ऑल रशियन ये जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो किसके सपोर्ट में हो रही थी? बोल्शेविक्स के सपोर्ट में। बोल्शेविक्स पावर में आ रहे थे। दोबारा से एक मीटिंग बुलाई गई, दैट इज़ ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स इन पेट्रोग्राड। ओके, इसमें जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी उन्होंने बोल्शेविक्स को सपोर्ट किया। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दिस रिवोल्ट, आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 वी कैन से बोल्शेविक पार्टी वॉन, बोल्शेविक पार्टी जीती, बोल्शेविक पार्टी अब पावर में आ गई। ठीक है, नाउ क्लास वी हैव टू डिस्कस व्हाट चेंज्ड आफ्टर दिस रिवॉल्यूशन, अक्टूबर रिवॉल्यूशन। देखो, आई हैव रिटन सम पॉइंट्स हेयर। बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया और पीजेंट्स को बोला कि आप सीज कर लो नोबिलिटी की लैंड। यूज़ ऑफ ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स वॉज बैंड। New uniforms were designed for the Russian army and officials. The Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party. ठीक है, बोल्शेविक पार्टी को दोबारा से एक नया नाम दे दिया गया, दैट इज रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसका पूरा असर देश पर, बाकी देशों पर, यूरोप पर क्या पड़ा? देखो, 1920 में यूएसएसआर बनाया गया, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स फॉर्म्ड। ओके, यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। इन 1928 शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स ऑकर्ड।
Peasants denied to sell at prices set by the government. पीजेंट्स ने मना कर दिया कि हम जो गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड किए हैं इसके हिसाब से काम नहीं करेंगे, नहीं बेचेंगे हम फूड ग्रेन्स को। अब लेनिन जो थे इनको स्टैलिन ने रिप्लेस किया। स्टैलिन जो थे एक नए आइडिया के साथ आए, इन्होंने बात की कलेक्टिव फार्म्स की। इन्होंने कहा कि अब जो फार्मर्स हैं उनकी भी कैटेगरीज हैं, लैंड भी अलग अलग है, तो इन्होंने क्या किया, सबसे लैंड ले लिया, जिनके पास जितना जितना ज़मीन थी वो सब ले ली गई और कलेक्टिव फार्म्स बनाए गए। वहाँ पर सभी पीजेंट्स को अपॉइंट किया गया काम करने के लिए, ठीक है। स्टैलिन जो थे इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को लीड कर रहे थे, ये ही बिकेम वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम इन कंट्री साइड, और इनके ये जो प्रोग्राम था इसका नाम दिया गया स्टैलिन्स कलेक्टिव प्रोग्राम। लेकिन इससे भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ रशिया में, मतलब फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई थी वो भी नहीं बढ़ी, ठीक है। वर्कर्स जो थे फोर्स थे ज़बरदस्ती काम करने के लिए कलेक्टिव फार्म्स में, लेकिन स्टिल इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया जो थी इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी रशियन रेवोल्यूशन से, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इम्पैक्ट दिया था। इंडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इन सभी ने बहुत ज़्यादा अप्रेस किया रशिया में जो भी सिचुएशन थी, उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो class, this is all about this lecture for today, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. This is a very important topic, you can make your own notes from this PPT also. Okay, so thank you for watching. Bye bye for today. Have a nice day.